बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो हमारी पहली जो थर्ड पार्ट था ना, उसमें मैं चाह रही थी कि पूरा एंड कर दूं, लेकिन उसमें वीडियो स्टॉप हो गई थी। हमने यूरिन ट्रैक कैलकुलाई कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक कि मैंने बताया था कि ये रेडियोलेसेंस होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट। वो वीडियो देख लेना पार्ट 3 में, उसमें मैंने बताया यूरिक एसिड रेडियोलेसेंस होता है, ये मैग्नीशियम, ये डर्टी अपीयरेंस होता है, स्मूथ होता है, लार्जेस्ट होता है, सिस्टीन क्रिस्टल वाइट क्रिस्टल होते हैं, और ट्रांसलूसेंट होता है, और हेक्सागोनल होता है, ठीक है, मैंने बताया था। मोस्ट कॉमन जो है ये है कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट, उसमें भी एडल्ट में ऑक्सलेट मिलेगा, और चिल्ड्रन में जो है ना फॉस्फेट, क्योंकि बच्चे फेंटा खाते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया था याद करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो बीच में से ही कट हो गई थी स्पेस ना होने की वजह से। अब 90% जो स्टोन्स होते हैं ना, वो लेस देन 4 मिलीमीटर होते हैं, और ये पास हो जाते हैं स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर जो मोर देन 6 मिलीमीटर होते हैं तो वो पास नहीं होते, तो उसके लिए फिर आपने एंडोस्कोपिक सर्जिकल रिमूवल करना होता है। तो ये बस याद रख लो, ये मेन चीज़। अब ये जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यूरिन ट्रैक कैलकुलाई हो गया, और क्या, और आपका ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो गई, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। तो इसको बस मैंने ऊपर से करवाया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाओ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में। अब ये क्या है इसका ना, मैं आपको ये यहाँ से बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, एक प्रॉक्सिमल होता है जो कि टाइप 2 है, एक डिस्टल है जो कि टाइप 1 है, और एक टाइप 4 है, ठीक है। तो डिफेक्ट क्या होता है कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में प्रॉक्सिमल टाइप 2 में ये डिफेक्ट होता है कि HCO3 जो कार्बनिक एसिड रीअब्जॉर्प्शन है ना, बाइकार्बोनेट जो है HCO3, ये जो है ना आपका क्या होता है इसमें, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि, ठीक है, तो ये इसमें ना बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल टाइप 2 में, और डिस्टल टाइप 1 में हाइड्रोजन की सिक्रेशन में डिफेक्ट आ जाता है, और टाइप 4 में एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी हो जाती है या रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सीरम पोटेशियम यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉक्सिमल टाइप 2 में कम होता है। ये एज इट इज़ EMQ भी आ सकता है कि सीरम पोटेशियम कम है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन की रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉक्सिमल टाइप 2 है। सीरम पोटेशियम लेवल कम है और हाइड्रोजन सिक्रेशन की डिफेक्ट है, तो डिस्टल टाइप 1 है। सीरम पोटेशियम हाई है और एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, तो टाइप 4 है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है ना, तो जब उसकी डिफिशियंसी है तो ये हाई ही होंगे ना। अच्छा, यूरिनी pH यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल टाइप 2 है ना, इनिशियली उसमें ज़्यादा मोर देन 5.5 होता है, लेकिन बाद में क्या है, लेस देन 5 हो जाता है, मतलब एसिडिक pH बन जाती है, ठीक है। और बीच में डिस्टल वाले में मोर देन 5.5 लाइक, ठीक है, थोड़ा सा 5.5 से बड़ा होता है, और यहाँ पे लेस देन 5 मतलब एसिडिक होता है। तो टाइप 4 देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉक्सिमल टाइप 2 में पहले मोर देन 5.5, फिर लेस देन 5.5 से कम है, तो बस यहाँ पे मोर देन 5 और लेस देन 5, इस तरह से ट्रिक करके याद रखो। ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे थाइजाइड दोगे लार्ज डोजेस, और बाइकार्बोनेट दे दोगे यहाँ पे प्रॉक्सिमल में, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ताकि एसिडोसिस को कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पे क्या करोगे, हाइड्रोजन सिक्रीशन नहीं हो रही, उसमें डिफेक्ट है, तो आप रिप्लेस करोगे बाइकार्बोनेट को, क्योंकि बाइकार्बोनेट में डिफेक्ट है कि वो जो है ना हाइड्रोजन सिक्रीशन नहीं कर रहा, तो आप रिप्लेस कर दो बाइकार्बोनेट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, फ्यूरोसेमाइड दोगे, फ्लूरोकोर्टिसोन दे दोगे, ठीक है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी है, तो यहाँ पे आपने ये डायरेटिक्स दे दें, फ्यूरोसेमाइड जो कि डायरेटिक ही दे देना है। कॉम्प्लिकेशन में कोई यहाँ पे नेफ्रोलिथियसिस हो जाएगा। नेफ्रोलिथियसिस मतलब कि यहाँ पे नेफ्रॉन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे लिथ मतलब स्टोन बन जाएगा, ठीक है। हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइप 4 में आपको हाइपर कैलीमिया का केस मिलेगा, यहाँ पे नेफ्रोलिथियसिस का केस मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, बस यहीं से याद रख लो। चलिए मैं यहाँ से भी पढ़ा देती हूँ, फिर आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखो हमने प्रॉक्सिमल जो है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 2 में क्या देखा कि डिक्रीज प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रिवोल्यूशन बाइकार्बोनेट आयन की, ठीक है, ये थी। और इसमें पहले इनिशियली 5.5 से pH ज़्यादा थी, फिर बाद में कम हो गई यूरिन pH। हाइपोकैलीमिया था, ठीक है, यहाँ पे हाइपोकैलीमिया मतलब पोटेशियम लेवल आपने यहाँ कम देखा था ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे कम देखा था कि यहाँ पे हाइपोकैलीमिया है, और यहाँ पे आपने IV सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिए, ठीक है, ये आपने दिया था ना कि थाइजाइड दे दिया, या लार्ज डोज बाइकार्बोनेट दे दिया। तो पूरा चार्ट से ही देखो वो सेम मैं आपको यहाँ भी दिखा रही हूँ, कोई नई बात है ही नहीं, इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आप सेम ही है। डिस्टल में क्या है, टाइप 1 जिसे कहते हैं, ये इनएबिलिटी टू एक्सीड हाइड्रोजन आयन है, जब हाइड्रोजन आयन नहीं एक्सीड हो रहे, तो ठीक है, तो क्या हो रहा है, एसिडिक यूरिन जनरेट हो रही है, ठीक है। जब वो एक्युमुलेशन हो रही है तो एसिडिक यूरिन की जनरेशन हो रही है, और डिस्टल ट्यूब्यूल में जो है ना क्या हो रहा है, क्या होता है, देखो ये एक पंप होता है कि यहाँ से जो है ना आपका सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम बाहर जाता है ट्यूब्यूल से,
और पोटेशियम अंदर आता है। फिर पोटेशियम हाइड्रोजन होता है कि जो पोटेशियम अंदर आया था वो पोटेशियम बाहर जाएगा और हाइड्रोजन अंदर आएगा, यही होता है ना। तो ये ट्यूब्यूल्स में होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन सिक्रीशन नहीं हो रही होती, मतलब हाइड्रोजन जो है ना वो ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट नहीं हो रहा होता, ठीक है, जिसको से एसिडिक यूरिन हो रही होती है डिस्टल ट्यूब्यूल में। और बाकी यहाँ पे अल्कलाइन यूरिन होती है। अल्कलाइन यूरिन देखी थी ना कि 5.5 से ज़्यादा आपको मिल रही थी डिस्टल में, देखो 5.5 से ज़्यादा मिली और हाइपोकैलीमिया के केस और डिफेक्ट हो रहा है हाइड्रोजन सिक्रीशन में, यही देखा। और आप रिप्लेस कर दो बाइकार्बोनेट और फिर लिथेसिस हो सकता है, ठीक है। अब यही सारी चीज़ें देखो, और एडमिनिस्ट्रेशन कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीट कर देगा हाइड्रोजन से, क्योंकि उसी में कोई डिफेक्ट है कि वो एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टाइप 4 देखो, टाइप 4 रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होता है, ये हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, मतलब हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म में क्या मतलब कि यहाँ पे जो है ना एल्डोस्टेरोन डिफिशिएंसी हो रही है, एल्डोस्टेरोन काम नहीं कर रहा सही से, जिसकी वजह से जो है पोटेशियम हाई हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन जस्टा ग्लोमेरुलो अपेरेंट्स हाइपोएल्डोस्टेरिया जो है ना कॉजेज हाइपरकैलेमिया एल्डोस्टेरोन। अब ये कह रहे हैं कि हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है ना टाइप 4 में, हाइपोएल्डोस्टेरोन को हाइपो मतलब कम काम कर रहा है एल्डोस्टेरोन ना, तो जब वो कम काम करेगा तो आपको क्या दिखेगा, हाइपरकैलेमिया दिखेगा और एसिडोसिस दिखेगी, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हाइपरकैलेमिया आपको पोटेशियम के लेवल ज़्यादा मिल रहे थे, क्योंकि एल्डोस्टेरोन डिफिशिएंसी हो गई है, वो काम नहीं कर रहा, रेजिस्टेंस हो गई है, इस वजह से हाइपरकैलेमिया आपको मिल रहा है। और पीएच आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है, एसिडिक मिल रही है, आपने फ्यूरोसेमाइड दे दिया, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन में हाइपरकैलेमिया का केस मिला। देखें, हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए आपने फ्यूरोसेमाइड दे दिया या फ्लूरोडोकॉर्टिसोन दे दिया, ठीक है। तो सेम वही जो चार्ट में था वही यहाँ पे था, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, फिर मैंने आपको पढ़ा दिया ताकि आपका कोई गिला ना रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ये एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में क्या होता है। अब मैं ये जो लास्ट के टॉपिक है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं सिर्फ सिनेरियो को क्लिक करने के लिए कुछ जो ना हिंट दे रही हूँ, मतलब ऐसे हिंट दे रही हूँ ताकि आप लोग समझ जाए, एटलीस्ट आपको अगर कोई आ गया सिनेरियो से रिलेटेड तो आप लोग समझ जाए, आप लोग अटके नहीं। तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ लास्ट टॉपिक जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में देख लो, इसमें क्या होता है, एक्यूट पेशेंट आता है, वो कहता है मेरे ना फ्लैग पेन हो रहा है, ठीक है, मतलब किडनी साइड पे एक्यूट फ्लैग पेन की शिकायत करेगा और बोलेगा डिस्कम्फर्ट है, डिस्कम्फर्ट टू एब्डोमेन, बायलेटरली किडनी में उसको डिस्कम्फर्ट होगा, एक्यूट फ्लैग पेन होगा, कंप्रेस उससे लगे, और जब मतलब डिस्कम्फर्ट का मतलब है, पेन का मतलब कि उसे कंप्रेस, उसकी किडनी कंप्रेस हो रही है, उसे पेन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब कंप्रेस होगी किडनी तो रास सिस्टम जो रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा और सीवियर क्या मिलेगी, हाइपरटेंशन उस पेशेंट में मिलेगी। जब आप उसकी बीपी चेक करोगे तो उसे बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन मिलेगी, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री होगी उसकी ये, और सडन डेथ की मतलब फैमिली हिस्ट्री में सेम बोलेगा हाँ मेरी फैमिली में भी इस तरह का था और बहुत से मतलब ऐसे इस बीमारी से मर भी चुके हैं, ठीक है। तो ये सीनियरिटी डायग्नोस करने के लिए मैंने पूरे को जो है ना निचोड़ के यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ लिख ली है, ताकि अगर कोई सीनियरियो आता है तो बस मैं इसी को पढ़ लूँ, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट लास्ट वाले ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस वजह से उसको ना मैंने आपके लिए ना सबको पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ना उसको मैंने निकाल के ऊपर लिख लिया है, कहीं बीच में लिख दिया है, ताकि आप लोगों जो है ना बस उसको पढ़ लो और आपका काम हो सके। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सब टॉपिक थे वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये बताया कि एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ में एक्यूट फ्लैग पेन का केस आएगा, डिस्कम्फर्ट होगा बायलेटरली, ठीक है, डिस्कम्फर्ट टू एब्डोमेन बायलेटरली का केस होगा, कंप्रेस किडनी होगी, उसकी रास उसको हाइपरटेंशन क्यों होगा, क्योंकि उसकी किडनी कंप्रेस हो रही होगी, रास सिस्टम एक्टिवेट हो रहा होगा, उसकी वजह से उसको सीवियर हाइपरटेंशन होगा, और उसकी फैमिली हिस्ट्री होगी सडन डेथ की इसके रिलेटेड। ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है, देखो अडल्ट मीन ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है, इस तरह से याद रख लो। और ये एडल्ट में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलीसिस्टिक का मतलब है क्या है, सिस्ट मतलब सिस्ट बन जाना, बहुत सारी सिस्ट किडनी में बन जाना, तो स्मॉल सिस्ट इन बोथ किडनी, बहुत सारी सिस्ट आपको मिलेगी दोनों किडनी में, और वो ट्यूबुलर एपिथेलियल से लाइन मिलेगी, ठीक है। तो देखो नाम में ही हमारी टीचर बोलती थी कि बेटे जब भी आपको कुछ ना आ रहा हो ना तो सवाल में ही जवाब होता है, आप थोड़ा सा उसको ना ध्यान से पढ़ लो, तो वही कभी कभार यही करती हूँ तो हो जाता है, और मोस्टली यही होता है। देखो एक्यूट पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ के एडल्ट में है, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी, एडल्ट मतलब एडल्ट में होगी, पॉलीसिस्टिक मतलब किडनी मतलब बहुत सारी सिस्ट बन गई है किडनी के अंदर, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, स्मॉल सिस्ट इन दी बोथ किडनी, ठीक है। और ये सिनेरियो मैंने बता दिया आपको। अब ये टाइप 1 भी होता है और 2 भी होता है। पॉलीसिस्ट किडनी डिसीज़ 1 म्यूटेशन और 2 डिशन। 1 जो है ना 85% केसेस में आपको मिलती है, 2 वाली 15 केसेस में मिलती है, और जो 1 होती है ना वो थोड़े से यंग पेशेंट में मिलती है, 52
ठीक है, मतलब मिडिल एज लिख लो, ठीक है। ये थोड़ा सा 60 से ऊपर 70 तक मिलती है आपको 2 वाली, ये 50% केसेस में आपको मिलती है। क्लिनिकल फीचर वही जैसे मैंने बताया कि पेशेंट बोलेगा एब्डोमिनल पेन है, मुझे बायलैटरल पल्पेबल किडनी है, ठीक है, हेमोचूरिया खून में पेशाब होगा आएगा, ठीक है, हेमोचूरिया होगा, ठीक है, और उसमें प्रोटीन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हेमोचूरिया लाजमी होगा। रीनल फेलियर का केस होगा, मतलब कोई बोलेगा हाँ मेरी फैमिली हिस्ट्री में है या मुझे पहले इस तरह से रीनल का इशू हुआ था, ठीक है। अच्छा, और बाकी एसोसिएशन हाइपरटेंशन, सीवियर हाइपरटेंशन आपको मिलेगा, ठीक है, आफ्टर द एज ऑफ 20। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी वो कह सकता है कि हाँ मुझे इससे पहले यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन भी हुआ था, वो मैंने पूरे आपको बता दिया यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन इकोलाई की जैसे होता है, क्या नहीं होता, लोअर क्या होता है, अपर क्या होता है, कॉम्प्लिकेट क्या अनकॉम्प्लिकेट क्या होता है। लास्ट जो वीडियो थी ना जो छोटी सी बन गई क्योंकि स्पेस ना होने की वजह से वीडियो ऑटोमेटिकली बन हो गई थी, मैं चाहती थी कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए, लेकिन वो अलग सी वीडियो बन गई, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। बैरी एन्यूरिज्म हो सकता है सबएक्नाइड हेमरेज की वजह से, जी मैं आपको स्ट्रोक में पढ़ाऊंगी, हेपेटिक सिस्ट हो सकता है, तो सारी सिचुएशन में बस मेन हाइपरटेंशन बैनियर से हेपेटिक सिस्ट याद रख लो, ठीक है, इसकी वजह से। और मेन जो मैंने यहाँ पे जो आपको दिखाया है ना, बस इसी को भी याद रख लो तो ठीक है। इसमें बस हेमोचूरिया भी डाल दो, इसमें ना आप खुद डाल दीजिएगा हेमोचूरिया, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड करोगे आप पेशेंट को, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उसको अल्ट्रासाउंड करोगे, MRI मोस्ट एक्यूरेट MRI करवाओगे, ठीक है। और एक इसमें नहीं लिखा हुआ इंट्रावेनस यूरोग्राम होता है ना, इसमें आपको वाटर लिली साइन मिलता है, बस ये चीज़ आप याद रख लो कि वाटर लिली साइन आपको पॉलिसिस्टिक किडनीज में मिलेगा, ठीक है, बस ख़त्म कहानी। रीनल ट्रांसप्लांट थेरेपी डायलिसिस कराओ या रीनल ट्रांसप्लांट कराओ, ठीक है, और या टोल्वाप्टान करवा लो जो कि वीडियो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये क्या करेगा स्लो कर देगा, जो सिस फॉर्मेशन है ना उसको स्लो कर देगा, ठीक है, टोल्वाप्टान याद रहे तो ठीक है। अच्छा, रीनल सेल कार्सिनोमा में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ऑफ द किडनी का एडल्ट में। अब इस पेज को कौन पकड़ेगा, इससे के बाद, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा जो है ना क्या है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है किडनी का एडल्ट में। मोस्ट कॉमन ट्यूमर जो आपको मिलता है वो रीनल सेल कार्सिनोमा मिलता है। अब इसमें क्या होता है जो है ना, ये जो रीनल ट्यूबल सेल्स है वहाँ से अराइज होता है, जिसे एडिनो कार्सिनोमा कहते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ जो ट्राइड आपको मिलता है, पहले मैं आपको ये बता दूँ क्लियर सेल कार्सिन। अब इसमें ना टाइप्स हैं, क्लियर सेल कार्सिनोमा 85% मिलता है, ठीक है आपको, जो कि पेल्विस हेमिचूरिया से रिलेटेड, तो पेपिलरी कार्सिनोमा और क्रोमोफोब कार्सिनोमा, कलेक्टिंग डंक कार्सिनोमा, इस सबको बस पढ़ लो, अगर याद रहे तो ठीक है। कुछ चीज़ों को ना हम सिर्फ पढ़ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है ना, मैं कहती हूँ बस उसको एक दफ़ा पढ़ लो कि इनकेस एग्ज़ाम में आपको कोई हिंट मिल जाए कि हाँ कि कुछ पढ़ा था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट होती है उसको फिर आप जाहिर सी बात है थोड़ा रगड़ना पड़ता है, और वो हमने रगड़ लिया है। जो इंपॉर्टेंट थी उसको मैंने अच्छे से रगड़ लिया है आपको लिए। अब ये अनइम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो मेन चीज़ है ना वो आपको बता रही हूँ कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर है रीनल सेल कार्सिनोमा एडल्ट में। अब इसमें ये ट्राई याद रखो, पेशेंट को फ्लैंक पेन होगा और मास फिल होगा, उससे बोलेगा कि यहाँ पे कोई मास है और फिल लग रहा है, ठीक है, और फीवर होगा, हेमोचूरिया होगा और डार्क यूरिन होगा उसका, ये आगे भी मैं बताऊँगी। अब देखो सिम्टोमेटिक हेमोचूरिया होगा, पेन होगा, वही लाइन पेन होगा, ठीक है, और मास मिलेगा आपको, ठीक है, वही जो मैंने ट्राइड बताया क्लासिक है, पेन, मास और हेमोचूरिया, ठीक है, ये आपको क्लासिकल ट्राइड में मिलेगा रीनल सेल कार्सिनोमा में। और साथ में उसको फीवर होगा, ESR जाहिर से बात है ये बड़ा होगा, इन्फ्लेमेशन, पॉलीसाइथीमिया मतलब कि WBC भी रेज होंगे, RBC भी और प्लेटलेट भी सब रेज होगा, पॉलीसाइथीमिया का केस होगा, ये भी मेन चीज़ है क्योंकि ट्यूमर है ना। रीनल सेल कार्सिनोमा क्या है, एक मोस्ट कॉमन ट्यूमर है ना, ये बताया ना एडल्ट में, तो ट्यूमर है तो पॉलीसाइथीमिया तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं इतना तेज़ बोल रही हूँ कि वर्डिंग भी मैं सही से नहीं प्रोनाउंस कर पा रही। अच्छा, अल्ट्रासाउंड कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ECT कर लिया, बस रेक्टेबल ट्यूमर रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करवा लो, ठीक है, या तो आप रिसेक्टेबल ट्यूमर मतलब कि आपने रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करवा ली, या मेटास्टेटिक ट्यूमर है तो आपने उसमें कीमोथेरेपी, मतलब अगर मेटास्टेटिक है वो मेटास्टाइज कर लाए, दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करा तो आप कीमोथेरेपेटिक एजेंट पे जाओ, ठीक है, या आप उसको जो है ना रेडिकल नेफ्रेक्टोमी करवा लो, ठीक है। बस ये चीज़ें ना जो मेन चीज़ है ये ट्राइड आपने याद रखना है, ठीक है। हेमोचूरिया 60% होता है, लॉइन पेन 40% होता है, मास आपको मिलता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर है 85%, ये टाइप से एक दफ़ा पढ़ लो बस ख़त्म। पॉलीसाइथीमिया मेन चीज़ है, ठीक है, याद रख लेना क्योंकि ट्यूमर है तो पॉलीसाइथीमिया तो मिलेगा। अच्छा, डिसीज़ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड देख लो,
अब इसमें बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है। अब प्रोस्टेट क्या है, ब्लैडर के नीचे जो प्रोस्टेट है उसमें क्या है, हाइपरप्लेजिया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ हो गई है प्रोस्टेट की, तो हाइपरप्लेजिया बोलेंगे ना, हाइपरप्लेजिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है और बिनाइन सिर्फ उसी जगह पर है। तो यही मतलब है, सवाल में ही जवाब। ठीक है, ग्लैंडुलर प्रोफेशन रिजल्टिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है ओवर 50 ईयर ऑफ एज में। ठीक है, और ये जो है ना मिडिल एज ईयर में मिलेगा। और ये प्री मैलिग्नेंट लीजन है। प्री मैलिग्नेंट मतलब बिनाइन कह रही हूँ ना, बिना आपने ट्रीट नहीं करवाया तो ये क्या हो जाएगा, मतलब मैलिग्नेंसी की तरफ भी आपको लेके जा सकता है। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट लीजन है। और ये मोस्ट कॉमन साइड इसकी पेरी यूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन है। मैंने क्या बताया, ये ब्लैडर है ना आपका, यहाँ पे ये आपका प्रोस्टेट है। तो यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये ब्लैडर है ना आपका, ये ब्लैडर है और ये प्रोस्टेट है। तो यहाँ पे जब ग्रोथ, तो ये क्या है, पेरी यूरेथ्रल के पेरी, मतलब पेरी का क्या मतलब होता है, अराउंड, और यूरेथ्रा मतलब यूरेथ्रा के अराउंड, तो ट्रांसलेशन जोन में हो। ठीक है, तो सवाल में ही जवाब। तो आपने बस इसमें ये प्री मैलिग्नेंट लीजन है, पेरी यूरेथ्रल ट्रांसलेशन जोन में होता है, और ग्लैंडुलर परफोरेशन होती है, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है। और बाकी ये जो पैथोजेनेसिस है ना, इतना याद ना रखो, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन इज़ अ प्राइमरी मेडिएटर है और को मेडिएटर जो है एस्ट्रोजन है। अब इसमें ये याद रखो, टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो टेस्टोस्टेरोन से आगे जाके डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि प्राइमरी मेडिएटर है। और किसके ज़रिए बनता है, 5 अल्फा रिडक्टेज के ज़रिए। ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज के ज़रिए बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ठीक है, तो ये जो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, फिर ये प्रोलिफरेशन करवाता है, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन। तो ये पैथोजेनेसिस है कि टेस्टोस्टेरोन से 5 अल्फा टेस्टोस्टेरोन पे 5 अल्फा रिडक्टेज ने एक्ट किया और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बना, जिसने ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन कर दी और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया डेवलप कर दिया। ठीक है, ये है, बस ख़त्म कहानी। बस ये चीज़ें मेन जो मैंने आपको बता दी पैथोजेनेसिस। उसके बाद क्या है, ये कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेशन पोस्टिनल में बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। जाहिर सी बात है, पोस्टिनल मतलब पोस्टिनल किसकी, मुझे बताओ पोस्टिनल किसकी वजह से था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। पोस्टिनल में मैंने क्या बताया था, किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है ना पोस्टिनल ऑस्टिमिया। तो यहाँ पे जब ब्लैडर के, ये ब्लैडर है, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है और ये आपका प्रोस्टेट है। जब यहाँ पे जो है ना, ये ब्लैडर है आपका और ये प्रोस्टेट है। अब यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पोस्टिनल ऑस्टिमिया तो होना है ना, कुछ ना, मतलब सेंस वाली चीज़ होती है कि आप थोड़ा सेंस लगाओ तो आपको मतलब सही BCQ उस पर टिक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये देख लो, अगर प्रोस्टेट जो है ना वो 30 ग्राम से कम है, मतलब उसका जो मास है ना, तो अल्फ़ा ब्लॉकर दे दो, टेम्सुलोसिन दे दो। अगर मोर देन 30 ग्राम है तो अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर दे दो, क्योंकि अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर दोगे ना, जब अल्फ़ा रिडक्टेज ही नहीं होगा, 5 अल्फा रिडक्टेज ही नहीं होगा, तो टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं और प्रोलिफरेशन नहीं होगी, ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन नहीं होगी, तो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया ट्रीट हो जाएगा ना। तो आप 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर दे सकते हो। अगर 30 ग्राम से बढ़ गया, मतलब जब सीवियर कंडीशन हो जाएगी, तो आप ये दे सकते हो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। उसमें क्या आ सकता है, फिनास्टेराइड और अल्फ़ा ब्लॉकर आ सकते हैं। ठीक है, पहले आपने अल्फ़ा ब्लॉकर दे दिया, अगर 30 ग्राम से कम है, अगर मोर देन 30 ग्राम, तो अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब आप इसी को इनहिबिट कर दो। जब आप 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर दोगे तो टेस्टोस्टेरोन से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनेगा नहीं और ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन नहीं होगी और ये ट्रीट हो जाएगा। अच्छा, हालांकि बिल्कुल मेरा खुश हो गया है। बस ये लास्ट टॉपिक है, प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन फॉर्म कैंसर इन मैन है। अब ये प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा जो है ना, प्रोस्टेट किस में होता है, मैन में ही होता है ना, तो जाहिर सी बात है मोस्ट कॉमन फॉर्म कैंसर किस में होगी, मैन के अंदर होगी। ठीक है, और सेकंड लीडिंग कॉज है ऑफ कैंसर, ये इससे क्या है, सेकंड लीडिंग कॉज है डेथ का। अच्छा, और वही मिडल एज में ही होगा। ठीक है, प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया भी मिडल में था, एडिनोकार्सिनोमा भी मिडल में था। अच्छा, और ये पेरिफेरल जोन में होता है, वो किस में था, ट्रांसल्यूसेंट जोन में था ना, ट्रांसलेशनल जोन में, पेरीयूरेथ्रल ट्रांसलेशनल जोन में था। और ये क्या है, पेरिफेरल जोन में है। जो प्रोस्टेटिक एडिनोकार्सिनोमा है, ये पेरिफेरल जोन में है। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, पल्पेबल होगा और रेक्टल एग्जामिनेशन, जब आप रेक्टल एग्जामिनेशन करोगे तो ये आपको पल्पेबल नज़र आएगा। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं। बाकी ये जो स्टेजिंग है ना, क्या ये आप सर्जरी में पढ़ोगे, इसको छोड़ दो, सर्जरी में पढ़ लोगे। और बाकी ये याद रखना, जो वेलोसिटी है ना 0.75 मिलीलीटर पर ईयर Ng/ml पर ईयर के लिहाज से होती है। और लोकलाइज है तो आप रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कर लो, एडवांस है तो आप एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी करो, मेटास्टैटिक है तो एंडोक्राइन थेरेपी करो। ये ना भी याद रखो तो खैर, ऐसे में पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ रही हूँ मैं। रिस्क फैक्टर एजिंग है, फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, और इंक्रीज फैट कंजप्शन, अगर बहुत ज़्यादा फैट कोई ले रहा है, विटामिन ए, डिक्रीज विटामिन ए और ई, और ये सारा
बस मेन चीज़ यही रहेगा, मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन है और पेरिफेरल जोन में होता है, बाकी कुछ भी याद नहीं रहोगे, बाकी छोड़ दो। तो ये आपका नेफ्रोलॉजी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैंने पूरे 3 पार्ट में कंप्लीट, अच्छा 3 पार्ट में मुझे कंप्लीट करवाना था, लेकिन जो अभी तो ये 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। जो तीसरा पार्ट है वो बहुत छोटी वीडियो बनी है क्योंकि स्पेस नहीं था, तो मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हो गया था मेरा, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में मैंने आपको नेफ्रोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह से। अब मैं आपको जो है ना इसके BCQs करवाऊंगी, EMQ करवाऊंगी अगर टाइम मिला मुझे, बाकी मैं दूसरा यूनिट स्टार्ट करवा दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह से करवाऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये जो है ना अगर मैं खुद रिवाइज़ करने बैठूँ तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग को समझाने की कोशिश, आया कुछ समझ आया या नहीं, तो बार बार एक चीज़ मुझे बतानी पड़ती है, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, और सर्जरी भी मुझे इंशाल्लाह स्टार्ट करवानी है, और सर्जरी की शॉर्ट बुक पे मैं काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक प्रिपेयर हो जाएगी, तो वो जूनियर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मुझे अपनी दुआ में खासकर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों की दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।